हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो न सिर्फ हमारी सोच बदल देती है बल्कि हमें ये भी सिखाती है कि हम अपनी ज़िंदगी में खुशी को बार बार गलत जगह क्यों तलाशते हैं। ये किताब है स्टम्बलिंग ऑन हैप्पीनेस, जिसे लिखा है मशहूर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और जाने माने मनोवैज्ञानिक डैनियल गिलबर्ट ने। अब आप सोच रहे होंगे कि भला हैप्पीनेस में स्टम्बल यानी ठोकर कैसे खाई जा सकती है, लेकिन यही इस किताब की खास बात है। डैनियल गिलबर्ट बताते हैं कि हम इंसानों का दिमाग इस कदर भविष्य की प्लानिंग में लगा रहता है कि हम ये मान लेते हैं कि हमें क्या चीज़ें खुश करेंगी, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा दिमाग अक्सर गलत फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है। हम सोचते हैं कि कोई खास नौकरी, एक बड़ी गाड़ी, एक परफेक्ट पार्टनर या फिर बहुत सारा पैसा हमें अल्टीमेट खुशी देगा, लेकिन जब वो सब चीज़ें हमें मिल जाती हैं तब भी हम अंदर से वैसी खुशी महसूस नहीं करते जैसी हमने सोची थी। गिलबर्ट इस बात को विज्ञान और रिसर्च के जरिए प्रूव करते हैं। वो बताते हैं कि हमारा दिमाग फिलिंग इन द ब्लैंक्स का मास्टर है, यानी जब हमें भविष्य नहीं पता होता तो हम उसे अपनी करंट इमोशंस और डिज़ायर्स से भर देते हैं। पर यही हमें भ्रमित करता है। हम अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं कि कोई चीज़ हमें खुश करेगी, पर फ्यूचर में हम बदल चुके होते हैं, इसलिए वो चीज़ उस समय हमें वो खुशी नहीं देती जिसकी हमने कल्पना की थी। ये किताब साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस और फिलॉसफी को इतने एंगेजिंग और मज़ेदार तरीके से समझाती है कि आप हर पेज पर सोच में पड़ जाएंगे। गिलबर्ट का अंदाज मजाकिया है। उनकी राइटिंग आपको हंसाती भी है और चौंकाती भी। और सबसे ज़रूरी बात, ये किताब आपको खुशी के पीछे भागने की बजाय उसे समझने की सलाह देती है। स्टम्बलिंग ऑन हैप्पीनेस हमें यह सिखाती है कि खुशी कोई स्थायी मंजिल नहीं है, बल्कि एक लगातार बदलता अनुभव है। और जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारा दिमाग कैसे हमें बार बार फ्यूचर की गलत तस्वीर दिखाता है, तो हम ज़्यादा समझदारी से डिसीजंस लेना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपका दिमाग आपको कैसे बेवकूफ़ बनाता है और आप कैसे उस जाल से बाहर निकलकर एक ज़्यादा समझदार, संतुलित और खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं, तो ये किताब आपके लिए एक ज़रूरी पढ़ाई है। चलिए अब इस अनोखी और वैज्ञानिक यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां हम जानेंगे कि असली खुशी कहाँ है और क्यों हम अक्सर उसे पहचानने से चूक जाते हैं। वेलकम टू स्टम्बलिंग ऑन हैप्पीनेस। चैप्टर 1, यात्रा किसी अन्य समय की। आज हम उस एक ऐसी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं जो किसी खास जगह की तरफ नहीं जाती, बल्कि किसी ऐसे समय की ओर जाती है जो अभी आया ही नहीं है। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें हमारे अपने भविष्य की ओर ले जाती है, जिसे हम हर दिन अपनी कल्पना में बनाते हैं। और यही है डैनियल गिलबर्ट की किताब स्टम्बलिंग ऑन हैप्पीनेस का पहला अध्याय, जर्नी टू एल्सवेयर। इंसान एक अनोखा जीव है। हम अकेले ऐसे प्राणी हैं जिन्हें भविष्य की कल्पना करने की शक्ति मिली है। हम अपने आज में रहकर भी कल की तस्वीरें बना सकते हैं। सोच सकते हैं कि हमारे साथ क्या होगा, क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए। हम कल की तैयारी करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, उम्मीदें पालते हैं और सपने संजोते हैं। लेकिन यही शक्ति जो हमें जानवरों से अलग बनाती है, कई बार हमारे दुख का कारण भी बन जाती है। डैनियल कहते हैं कि हम सब एक ऐसी यात्रा पर निकले हुए यात्री हैं जो हमें हमारे एल्सवेयर यानी किसी और समय की ओर ले जाती है। हम सोचते हैं कि कल जब ये होगा तो हम खुश होंगे, जब हम अपनी ड्रीम जॉब में होंगे, जब हमारे पास अच्छा घर होगा, जब हमें वो गाड़ी मिल जाएगी, तब हम खुश होंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जब वो भविष्य आता है तब हम उतने खुश नहीं होते जितना हमने सोचा था, और तब हम एक नए भविष्य की कल्पना करने लगते हैं, फिर उसी ओर भागते हैं। ये सिलसिला चलता ही रहता है। डैनियल बताते हैं कि हमारा दिमाग एक ऐसे कलाकार की तरह है जो अधूरी तस्वीरों को पूरा कर देता है। जब हम भविष्य के बारे में सोचते हैं तो जो बातें हमें नहीं पता होती, वहाँ हमारा दिमाग अपनी तरफ से कल्पना भर देता है। लेकिन उस कल्पना की तस्वीर अक्सर हकीकत से बहुत अलग होती है। इसलिए जब वह इमेजिन्ड फ्यूचर हकीकत बनता है तो वह हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। हमें लगता है कि हम अपने लिए बहुत सोच समझकर निर्णय लेते हैं, लेकिन कई बार हम वही चुनते हैं जो हमें लगता है कि हमें खुश करेगा, न कि वो जो वाकई हमें खुश कर सकता है। हम खुद को बार बार धोखा देते हैं क्योंकि हम अपने भविष्य के खुद को ठीक से नहीं जानते।
हम ये मानते हैं कि जो हमें आज अच्छा लग रहा है वही हमें कल भी खुशी देगा, लेकिन हम बदलते हैं और हमारी ज़रूरतें, पसंद और परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। इस अध्याय में डेनियल हमें एक सी चेतावनी देते हैं कि अगर हम हर वक्त किसी और समय की कल्पना में जीते रहेंगे तो हम अपने आज को मिस कर देंगे। हम उस खुशी को नहीं देख पाएंगे जो हमारे सामने है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी नज़रें हमेशा किसी काल्पनिक कल पर टिकी हैं। जर्नी टू एल्सवेयर हमें यह एहसास कराता है कि खुशी कोई निश्चित मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। वह एक ऐसा अनुभव है जो इस पल में, अभी के भीतर छुपा हुआ है। लेकिन जब तक हम उस एल्सवेयर के पीछे भागते रहेंगे तब तक हम इस नाव को कभी पूरी तरह जी ही नहीं पाएंगे। चैप्टर 2, द व्यू फ्रॉम इन हियर। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी चीज़ को महसूस कर रहे होते हैं, कोई अनुभव ले रहे होते हैं, जैसे किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर हवा को महसूस करना, किसी पुराने दोस्त से मिलकर दिल से हंसना, या किसी दुखद खबर को सुनकर चुपचाप बैठ जाना, तो उस समय आप अपने ही मन की एक अलग दुनिया में होते हैं और वो दुनिया किसी और को समझ नहीं आती। यही है इस अध्याय का केंद्रीय भाव कि हम अपने अनुभवों को केवल अपनी अंदरूनी नज़र से देख सकते हैं और वही नज़र हमारी खुशियों और दुखों की परिभाषा बन जाती है। डैनियल गिलबर्ट हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारा मस्तिष्क, हमारा मन एक ऐसा चश्मा है जिससे हम इस दुनिया को देखते हैं, लेकिन ये चश्मा पारदर्शी नहीं है। इसमें हमारी इच्छाएं, यादें, धारणाएं, पूर्व अनुभव और हमारी चेतना की सीमाएं जमी हुई होती हैं। जब हम किसी चीज़ को महसूस करते हैं तब हम उसे जैसे वह वास्तव में है वैसे नहीं देख पाते, बल्कि जैसे हमारा मन उसे देखना चाहता है वैसे देख पाते हैं। लेखक कहते हैं कि जब हम सोचते हैं कि हमें क्या खुशी देगा या क्या हमें दुख देगा, तो हम उस सोच को भी अपने इसी आंतरिक चश्मे से देखते हैं। और यही वजह है कि हम अक्सर गलत अंदाज़ा लगा बैठते हैं। हम समझ नहीं पाते कि कोई अनुभव वास्तव में हमें कितना अच्छा लगेगा या कितना बुरा, क्योंकि हम उस अनुभव को वास्तविक रूप में महसूस नहीं कर सकते जब तक वो घट न जाए। और जब हम कल्पना करते हैं कि हम भविष्य में कैसा महसूस करेंगे, तो वो कल्पना भी हमारे आज के भावनात्मक फ्रेम पर आधारित होती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अभी भूखे हैं तो आप ये सोचेंगे कि अगले महीने अगर आप किसी रेस्टोरेंट में बैठेंगे तो वही सबसे खुशी का अनुभव होगा। लेकिन जब वो दिन आएगा तब शायद भूख उतनी ना हो, मूड अलग हो, साथ बैठे लोग बदले हुए हों और वो अनुभव वैसा बिल्कुल भी न लगे जैसा आपने सोचा था। यही है दिमाग की उस छवि की खामी जो सिर्फ इन हियर यानी हमारे अंदर से आती है और उस आउट देयर यानी वास्तविक दुनिया को पूरी तरह समझ नहीं पाती। डेनियल यहाँ हमें एक बहुत गहरा बोध कराते हैं कि हम अपने मन की सीमाओं में बंधे हुए हैं और ये सीमाएं अक्सर हमें भ्रम में डालती हैं। हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, लेकिन वो ज्ञान, वो समझ एक ऐसी खिड़की से आ रही होती है जो धुंधली है। इस अध्याय में लेखक हमें कोई निष्कर्ष नहीं थमाते, कोई समाधान नहीं बताते, लेकिन वो एक सच्चाई की ओर जेंटली इशारा करते हैं कि अगर हमें सच्ची खुशी को समझना है तो पहले हमें ये समझना होगा कि हम चीज़ों को कैसे देख रहे हैं। और ये देखना सिर्फ आंखों से नहीं होता, ये होता है उस नज़र से जो अंदर की गहराई से आती है। चैप्टर 3, आउटसाइड लुकिंग इन। हम अक्सर अपने अनुभवों को, अपनी भावनाओं को, अपने मन की हर हलचल को भीतर से महसूस करते हैं, लेकिन जब हम दूसरों की बात करते हैं तो उन्हें हम बाहर से देख पाते हैं। यही है इस अध्याय का सबसे गहरा सच। जब हम किसी और को देखते हैं तो हम उनकी मुस्कान, उनके आंसू, उनके फैसलों और उनके जीवन की दिशा का विश्लेषण तो कर सकते हैं, लेकिन हम कभी भी उनके दिल के उस कोने तक नहीं पहुंच सकते जहां उनकी असली भावनाएं बसी होती हैं। डेनियल गिलबर्ट इस अध्याय में बहुत ही खूबसूरती से इस भ्रम को सामने रखते हैं कि हम सोचते हैं कि हम दूसरों की भावनाओं, अनुभवों और उनके जीवन के फैसलों को समझ सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम केवल उनका बाहरी चेहरा देख रहे होते हैं। हम दूसरों के जीवन में झांकते तो हैं, लेकिन केवल एक खिड़की से, और उस खिड़की के शीशे कभी भी पारदर्शी नहीं होते। वे धुंधले होते हैं, सीमित होते हैं और अक्सर हमारी अपनी धारणाओं और पूर्व अनुभवों की धूल से ढके होते हैं। जब हम अपने भविष्य की कल्पना करते हैं तो हम उसमें अकेले नहीं होते। हम बार बार दूसरों के अनुभवों से सीखने की कोशिश करते हैं।
जैसे कोई दोस्त हमें बताता है कि फलां नौकरी उसे बहुत अच्छी लगी, या कोई कहता है कि विदेश में रहना उसका सपना था और अब वो खुश है, तो हम मान लेते हैं कि अगर हम भी वैसा करेंगे तो हमें भी वही खुशी मिलेगी। लेकिन यही भ्रम है, क्योंकि हम उनके भीतर की खुशी नहीं देख सकते, हम सिर्फ उनके बाहर की मुस्कान को पहचानते हैं। यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि जब हम दूसरों के अनुभवों को देखकर अपने भविष्य की कल्पना करते हैं तो हम एक नकली धरातल पर खड़े होते हैं। हम सोचते हैं कि अगर कोई और किसी चीज़ से खुश हुआ तो वही चीज़ हमें भी वैसी ही खुशी देगी। लेकिन हर इंसान का अनुभव, उसकी उम्मीदें और उसकी मानसिक बनावट बिल्कुल अलग होती है। इसलिए किसी और के अनुभव को अपने जीवन का मानक बनाना हमें गलत दिशा में ले जा सकता है। डैनियल बताते हैं कि इंसान का मस्तिष्क ऐसा नहीं बना कि वो दूसरों की सच्ची भावनाओं को पहचान सके। हम केवल अनुमान लगा सकते हैं, और जब हम उन अनुमानों पर अपने फैसले बनाते हैं कि कौन सी नौकरी करनी है, किससे रिश्ता बनाना है, किस शहर में रहना है, तब हम एक ऐसी कल्पना के पीछे भाग रहे होते हैं जो शायद सच के बहुत करीब भी ना हो। इस अध्याय का अंत हमें एक चुपचाप सी चेतावनी देता है कि हम जितना भी सोच लें, जितना भी किसी और की जिंदगी को देख लें, हम कभी भी पूरी तरह नहीं जान सकते कि क्या चीज़ हमें खुश करेगी। और जब तक हम इस भ्रम में जीते रहेंगे कि दूसरों का बाहर हमारे भीतर के लिए सही है, तब तक हम सच्ची खुशी की राह से दूर ही रहेंगे। चैप्टर 4, इन द ब्लाइंड स्पॉट ऑफ द माइंड्स आई। हम अपने जीवन में रोज जो भी निर्णय लेते हैं वो सिर्फ हमारे ज्ञान पर आधारित नहीं होते, बल्कि उन छवियों पर आधारित होते हैं जो हम अपने मन में बनाते हैं। जब हम भविष्य की कोई बात सोचते हैं तो हम उसकी एक तस्वीर बनाते हैं, जैसे कोई फिल्म का सीन हमारे मन में चलने लगता है। हम सोचते हैं कि अगर हम समुद्र के किनारे होंगे तो हवा हमारे बालों को छू रही होगी, दिल शांति से भरा होगा और सब कुछ बिल्कुल वैसा होगा जैसा हमने सोचा। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप किसी चीज़ की कल्पना करते हैं तो वो कितनी अधूरी होती है? डैनियल गिलबर्ट इस अध्याय में हमें उस रहस्य से परिचित कराते हैं कि हमारा मस्तिष्क जो भविष्य की तस्वीर बनाता है वो बहुत अधूरी, सीमित और भ्रमित होती है। हम जिस भी चीज़ की कल्पना करते हैं उसमें बहुत से पहलुओं को छोड़ देते हैं। जैसे जब आप सोचते हैं कि आप नई कार लेंगे तो आप उसकी स्पीड, रंग और सीट्स की कल्पना करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हर दिन ट्रैफिक में फंसना कैसा लगेगा या पेट्रोल के बढ़ते दाम आपको कैसे परेशान करेंगे। हम सिर्फ चुनिंदा बातों की कल्पना करते हैं और बाकी सब अनजाने में छोड़ देते हैं। मस्तिष्क एक चतुर जादूगर की तरह काम करता है। वह कुछ हिस्सों को आपके सामने चमका कर रख देता है और जो बातें आपको बोर कर सकती हैं या असहज बना सकती हैं उन्हें पर्दे के पीछे छुपा देता है। हम समझते हैं कि हमने सब सोच लिया है, लेकिन असल में हमने केवल उसी को देखा है जो हमें दिखाया गया है। हमारी चेतना के उस कोने में जो अदृश्य रह जाता है वही बाद में हमारे अनुभव को पूरी तरह बदल देता है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हम भले ही अपने अनुभवों को बहुत बारीकी से याद करने का दावा करें या भविष्य की बहुत सटीक कल्पना करें, लेकिन हमारे मस्तिष्क की संरचना ही ऐसी है कि वो हर बार कुछ न कुछ छुपा लेता है। और जब हम उन अधूरी तस्वीरों पर अपने जीवन के बड़े फैसले लेते हैं तो हम अपनी ही कल्पना के जाल में फंस जाते हैं। डैनियल हमें यह नहीं कहते कि हम कल्पना करना छोड़ दें, बल्कि वे चाहते हैं कि हम इस सच को समझें कि हमारी कल्पनाएं अधूरी होती हैं और इसलिए हम जिस खुशी की ओर भाग रहे हैं वो असल में वैसी नहीं होती जैसी हमने सोची थी। और यही समझ धीरे धीरे हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपनी सीमाओं को जानकर बेहतर फैसले लें। चैप्टर 5, द हाउंड ऑफ साइलेंस। हम इंसान हमेशा अपनी जिंदगी में मौजूद चीज़ों पर ध्यान देते हैं। जो दिखाई दे रहा है, जो सुनाई दे रहा है, जो महसूस हो रहा है, वही हमारे लिए सच बन जाता है। लेकिन डैनियल गिलबर्ट यहाँ एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण पेश करते हैं। वे कहते हैं कि असली फर्क तो वो चीज़ें डालती हैं जो मौजूद नहीं होती, जिन पर हम ध्यान ही नहीं देते। जैसे कोई गाना जो प्ले ही नहीं हुआ, कोई रिश्ता जो बना ही नहीं, कोई रास्ता जो लिया ही नहीं गया। इस अध्याय में लेखक हमें यह समझाते हैं कि जब हम भविष्य की कल्पना करते हैं या बीते हुए अनुभवों को याद करते हैं तो हमारा मस्तिष्क उस खामोशी को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देता है, यानी उन बातों को जो हो सकती थीं पर हुई नहीं,
और यही वो अदृश्य हिस्सा है जो हमारी कल्पनाओं को अधूरा बनाता है। हम हमेशा उन अनुभवों को याद रखते हैं जो हमने किए, लेकिन उन अनगिनत संभावनाओं को भूल जाते हैं जो कभी हमारे सामने थीं, मगर हमने उन्हें अपनाया नहीं। कल्पना कीजिए कि आप किसी कॉफ़ी शॉप में गए और वहाँ एक पुराना दोस्त भी मौजूद था, लेकिन आपने देखा नहीं। या किसी नौकरी के ऑफर को आपने ठुकरा दिया, ये सोचकर कि दूसरा ज़्यादा बेहतर है, लेकिन कभी पता नहीं चला कि असल में क्या खो दिया। हमारा दिमाग सिर्फ उन्हीं अनुभवों को रिकॉर्ड करता है जो घट चुके हैं, लेकिन जो नहीं घटे वो कहीं पीछे छूट जाते हैं, खामोशी में दबे हुए। लेकिन क्या वे वाकई हमारे निर्णयों से दूर हैं? नहीं, वो हमेशा हमारे अनुभवों की सतह के नीचे मौजूद रहते हैं और अक्सर अनजाने में हमारे फैसलों की दिशा बदल देते हैं। डैनियल इस अध्याय में डॉग्स दैट डोंट बार्क का जिक्र करते हैं। ऐसे अनुभव, ऐसी संभावनाएं जिनका हम कोई हिसाब नहीं रखते, क्योंकि वे कभी हमारे सामने जाहिर ही नहीं हुए, लेकिन फिर भी वे हमारे आंतरिक सिस्टम में एक साइलेंट वाइब्रेशन की तरह गूंजते रहते हैं। जब हम सोचते हैं कि कोई फैसला क्यों लिया या कोई अनुभव कैसा था, तो हम उस नज़दीकी दृश्य को देखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो संभावनाओं की गूंगी परछाइयाँ थीं, उन्हें हम कभी समझ ही नहीं पाते। असल में ये अध्याय हमें एक बहुत गहरा एहसास कराता है कि हमारी सोच में जो कुछ मौजूद नहीं है वो भी उतना ही ताकतवर होता है जितना कि जो मौजूद है। और जब हम भविष्य की खुशी को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वही मिसिंग पीसेस हमें धोखा दे जाते हैं। चैप्टर 6, द फ्यूटाइल परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। हम सब अपने जीवन में बेहतर अनुभवों की तलाश में लगे रहते हैं। कभी कोई नई नौकरी, कभी कोई नया शहर, नया रिश्ता या फिर कोई बड़ी खरीद। इन सब का मकसद एक ही होता है और वह है खुश रहना। लेकिन डेनियल कहते हैं कि हम बार बार एक ही गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि हमें पता है कि क्या चीज़ हमें खुश करेगी और इसी सोच पर हम अपने फैसले बनाते हैं। लेकिन बार बार ऐसा होता है कि जब हम उस चीज़ को हासिल कर लेते हैं तो वो खुशी वैसी नहीं होती जैसी हमने सोची थी। इस अध्याय में बताया गया है कि हमारा दिमाग भविष्य की भावनाओं को बहुत ही गलत तरीके से अनुमान लगाता है। इसे साइकोलॉजी की भाषा में अफेक्टिव फोरकास्टिंग कहा जाता है, यानी यह अनुमान लगाना कि कोई अनुभव हमें भविष्य में कैसा महसूस कराएगा। लेकिन हकीकत यह है कि हम इसमें बहुत ही खराब होते हैं। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि अगर कुछ अच्छा हुआ तो हम बहुत खुश होंगे और अगर कुछ बुरा हुआ तो हम बहुत दुखी होंगे। लेकिन समय के साथ हमारे भीतर वह भावनात्मक लहर जल्दी ही शांत हो जाती है, चाहे वो खुशी हो या दुख। जैसे आप सोचते हैं कि एक बार अगर आपको मनचाही नौकरी मिल जाए तो आप पूरी जिंदगी खुश रहेंगे, लेकिन जब वह नौकरी मिल जाती है तो कुछ हफ्तों या महीनों में वही काम रूटीन बन जाता है और फिर वही सवाल उठने लगता है, अब आगे क्या। इसी तरह जब कोई रिश्ता टूटता है तो लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन कुछ समय बाद आप फिर से सामान्य महसूस करने लगते हैं। यानी हमारी भावनाएं बहुत ही जल्दी अनुकूल हो जाती हैं और यही कारण है कि हम भविष्य की खुशी या दुख का अनुमान सही नहीं लगा पाते। डेनियल इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि कंपनियां, विज्ञापन, मार्केटिंग, ये सभी हमारी इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। वे हमें यह यकीन दिलाते हैं कि कोई चीज़ हमें बहुत ज़्यादा खुश कर देगी, जबकि वो सिर्फ हमारे अनुमान को गुमराह करती है और हम उस भ्रम में खरीदारी करते हैं, फैसले लेते हैं, जीवन की दिशा तय करते हैं, यह मानकर कि वह चीज़ हमें खुश कर देगी। लेकिन शायद इस अध्याय की सबसे गहरी बात यह है कि इंसान को यह समझना ज़रूरी है कि खुशी कोई स्थायी चीज़ नहीं है। वह एक पल की अनुभूति है जो आती है, ठहरती है और चली जाती है। हम उसे पकड़ने की जितनी कोशिश करते हैं वह उतनी ही तेज़ी से फिसल जाती है। डेनियल हमें सिखाते हैं कि भविष्य की योजनाओं में खुशी को केंद्र में रखना अपने आप में एक भ्रम है, क्योंकि हमारी कल्पना हमेशा अधूरी होती है, हमारी भावनाएं क्षणिक होती हैं और हमारा दिमाग बार बार हमें धोखा देता है। चैप्टर 7, पैराडाइज लॉस्ट। हम सोचते हैं कि हमारी यादें हमारे जीवन के अनुभवों का सही और सटीक चित्रण है, लेकिन डैनियल इस भ्रम को तोड़ते हुए बताते हैं कि असल में हमारी यादें संवेदनशील, चयनात्मक और अक्सर पक्षपाती होती हैं। जब हम किसी सुखद अनुभव को याद करते हैं तो हमारा दिमाग उसमें मौजूद छोटी छोटी समस्याओं को मिटा देता है और सिर्फ अच्छी चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। इसी तरह
जब हम किसी नकारात्मक अनुभव को याद करते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसे भी कभी कभी उतना बुरा नहीं दिखाता जितना वो असल में था। यह प्रक्रिया, जिसे लेखक कॉग्निटिव ग्लॉसिंग कहते हैं, वह दरअसल हमारे दिमाग की एक सुरक्षा प्रणाली है। जब हम भविष्य की योजनाएं बनाते हैं तो हम बीते हुए अनुभवों की सजाई हुई यादों पर भरोसा करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति याद करता है कि उसने जब आखिरी बार पहाड़ों की यात्रा की थी तो कितना सुकून मिला था, लेकिन वह यह भूल जाता है कि उस दौरान उसका फ़ोन नेटवर्क नहीं चल रहा था, वह थकान से चूर हो गया था और होटल की सेवा भी खराब थी। यानी हमारा दिमाग उस अनुभव के पैराडाइस वाले हिस्से को चमकाता है और बाकी हिस्सों को धुंधला कर देता है। इसी तरह जब हम भविष्य की खुशी का अनुमान लगाते हैं तो हम उन्हीं फिल्टर्ड यादों का सहारा लेते हैं। यह प्रक्रिया अनजाने में हमें बार बार वही फैसले लेने पर मजबूर कर देती है जो पहले उतने कारगर नहीं रहे। हम सोचते हैं कि इस बार वैसा नहीं होगा, लेकिन हमारी कल्पना एक बार फिर उस चमकाई हुई स्मृति पर आधारित होती है, न कि वास्तविक अनुभव पर। डेनियल हमें बताते हैं कि यह मानसिक सजावट सिर्फ गलती नहीं है, यह हमारी खुशी की खोज का एक हिस्सा है। क्योंकि अगर हम हर अनुभव को उसकी असली सच्चाई में देखें तो शायद हम कोई भी नया कदम न उठा पाएं। हमारा दिमाग हमें प्रेरणा देने के लिए यादों को सुंदर बनाता है, ये जानते हुए कि सच्चाई कभी इतनी सुंदर नहीं थी। लेकिन इसी प्रक्रिया में हम ये भूल जाते हैं कि हमारी उम्मीदें सिर्फ अतीत की सजाई हुई परछाइयों पर खड़ी हैं। और यही कारण है कि हम बार बार सोचते हैं कि अगली बार की छुट्टी ज़्यादा मज़ेदार होगी, अगला रिश्ता ज़्यादा सच्चा होगा, अगली नौकरी ज़्यादा संतुष्टि देगी, जबकि सच ये है कि हम फिर से उसी चक्र में प्रवेश कर जाते हैं, एक चमकती स्मृति से अगली चमकदार कल्पना की ओर। चैप्टर 8, टाइम बॉम्ब्स। हम इंसान समय को एक सीधी रेखा की तरह समझते हैं, बीता हुआ समय, वर्तमान और फिर आने वाला भविष्य। लेकिन हमारा मस्तिष्क इस रेखा को ऐसे नहीं देखता। जब हम किसी चीज़ की कल्पना करते हैं जो भविष्य में घटेगी तो हमारा दिमाग उसे ऐसे पेश करता है मानो वह अभी घट रही हो। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं कि अगले महीने कोई कठिन परीक्षा देनी है तो उस कल्पना में जो डर, तनाव या घबराहट होती है वो अभी महसूस होती है, मानो परीक्षा इसी वक्त हो रही हो। इसी तरह जब हम किसी बीते हुए दुखद अनुभव को याद करते हैं तो वह दर्द फिर से हमारे भीतर जिंदा हो उठता है। यानी हमारा दिमाग वर्तमान, भविष्य और अतीत के बीच कोई सख्त दीवार नहीं बनाता। ये सब एक साथ मिलकर हमारे अंदर भावनात्मक विस्फोट करते हैं और इसी को डैनियल टाइम बम्स कहते हैं। इस अध्याय में एक दिलचस्प बात यह भी सामने आती है कि जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो हम अक्सर यह नहीं सोचते कि हम भविष्य में उस निर्णय को कैसे महसूस करेंगे। हम सोचते हैं अगर मुझे वो कार मिल जाए तो मैं बहुत खुश रहूँगा, लेकिन हम ये नहीं समझते कि उस कार की खुशी कुछ ही हफ्तों में फीकी पड़ जाएगी। समय उस अनुभव की चमक को धीरे धीरे मिटा देगा, लेकिन हमारा दिमाग इस फेडिंग इफेक्ट को नहीं पहचानता। हम अपने भविष्य के खुद को वैसा ही समझते हैं जैसा हम आज हैं, लेकिन डेनियल बताते हैं कि भविष्य का मैं अक्सर आज के मैं से बहुत अलग होता है। आपकी प्राथमिकताएं बदल सकती हैं, पसंद नापसंद बदल सकते हैं, यहाँ तक कि आपके मूल्य और सोचने का तरीका भी बदल सकता है। लेकिन जब हम निर्णय लेते हैं तो हम यह मानते हैं कि हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे जैसे अब हैं। यही वह टाइम बम है जो भविष्य में फूटता है, जब हम पाते हैं कि हमने जो चुना था वह उस इंसान के लिए चुना था जो अब हम रह ही नहीं गए। इस अध्याय का सार यह है कि समय के साथ हमारा दृष्टिकोण, हमारी ज़रूरतें और हमारी भावनाएं बदलती हैं, लेकिन निर्णय लेते समय हम उस परिवर्तनशीलता को भूल जाते हैं और इसीलिए हम अपनी भविष्य की खुशी का सही आकलन नहीं कर पाते। चैप्टर 9, रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम टुमारो। गिलबर्ट कहते हैं कि अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि कोई अनुभव आपको कैसा महसूस कराएगा तो खुद अनुमान लगाने से अच्छा है कि उनसे पूछें जिन्होंने वो अनुभव पहले ही कर लिया है। यानी अगर आप जानना चाहते हैं कि एक खास नौकरी आपको खुश करेगी या नहीं तो उन लोगों से बात करें जो पहले से वो नौकरी कर रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक खास शहर में रहना आपको पसंद आएगा या नहीं तो वहाँ रह रहे लोगों के अनुभव जानें। यही वह विचार है जिसे डैनियल सुरोगेशन कहते हैं, यानी भविष्य का अनुमान लगाने के लिए दूसरों के अनुभवों का सहारा लेना। लेकिन हम इंसान इस सलाह को अक्सर नज़रअंदाज करते हैं।
हमें लगता है कि हम खास हैं, हमारी पसंदें और हमारी संवेदनाएं दूसरों से अलग हैं। हमें लगता है कि जो अनुभव किसी और को अच्छा नहीं लगा वो शायद हमें अच्छा लग जाए। लेकिन डैनियल बार बार यह साबित करते हैं कि जब बात खुशी की होती है तो हम सब बहुत ज़्यादा समान होते हैं। हमारी भावनाएं, प्रतिक्रियाएं और खुशियों की वजहें अक्सर एक जैसी होती हैं। इस अध्याय में एक और बेहद दिलचस्प बात सामने आती है। हम यह सोचते हैं कि अगर हम दूसरों के अनुभवों से सीखने लगेंगे तो हम अपनी स्वतंत्रता खो देंगे, हमारी डिसीजंस लेस पर्सनल हो जाएंगी। लेकिन डैनियल बताते हैं कि ऐसा नहीं है। वास्तव में जब हम दूसरों के अनुभवों को सुनते हैं और समझते हैं तो हम ज़्यादा सटीक निर्णय लेते हैं और लंबे समय में हमारी संतुष्टि और खुशी का स्तर बढ़ जाता है। गिलबर्ट एक उदाहरण के जरिए बताते हैं कि एक महिला जिसने अपनी शादीशुदा जिंदगी से निराश होकर तलाक लिया था और फिर दूसरी शादी में भी वही अनुभव दोहराया, उसने आखिरकार स्वीकार किया कि वह वही गलतियां दोहरा रही थी, क्योंकि उसने कभी उन महिलाओं की राय नहीं ली जो पहले ही ऐसी परिस्थितियों से गुजर चुकी थी। अगर हम समय रहते टुमारो की रिपोर्ट को आज सुन लें तो शायद हम कई मानसिक और भावनात्मक तकलीफों से बच सकते हैं। यह अध्याय एक गहरी बात के साथ खत्म होता है। हम जब अकेले अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि भविष्य में क्या हमें खुशी देगा तो हम अक्सर भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन जब हम दूसरों के अनुभवों को सुनते हैं, उनसे सीखते हैं, तो हमें अपने फैसलों के लिए एक मजबूत, भरोसेमंद आईना मिल जाता है। तो दोस्तों, स्टम्बलिंग ऑन हैप्पीनेस हमें यह सिखाती है कि खुश रहना सिर्फ एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक समझ है अपने दिमाग, अपनी सोच और अपने फैसलों को बेहतर समझने की। डैनियल गिलबर्ट ये साफ करते हैं कि हम इंसान भविष्य की खुशी का अनुमान अक्सर गलत लगाते हैं, क्योंकि हम अपने दिमाग की कल्पनाओं, झूठी यादों और अधूरी जानकारियों पर भरोसा करते हैं। इस किताब की सबसे बड़ी सीख ये है कि हमें अपनी खुशी की खोज में अकेले नहीं भटकना चाहिए। अगर हम दूसरों के अनुभवों से सीखें, उनकी जिंदगी की सच्ची कहानियों को सुनें, तो हम भी अपने लिए बेहतर फैसले ले सकते हैं। चाहे वो करियर का चुनाव हो, शादी का फैसला या कोई बड़ा जीवन परिवर्तन, दूसरों की टुमारो की रिपोर्ट हमारी आज की सोच को रोशनी दे सकती है। तो अगली बार जब आप खुद से पूछें कि क्या ये चीज़ मुझे खुश करेगी, तो सिर्फ कल्पना ना करें, बल्कि किसी ऐसे इंसान से बात करें जो पहले से उस रास्ते पर चल चुका हो, क्योंकि शायद खुशी वहीं छुपी हो, किसी और की कहानी में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आप अपनी खुशी की परिभाषा कैसे तय करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।